अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 9th क्लास का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसके भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप लोग कर चुके हैं और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 और चैप्टर 3 इज़ अबाउट सेट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेट क्या है। अब आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत दफ़ा सेट का वर्ड यूज़ किया होगा, सुना होगा। जैसे हम कहते हैं कि टी सेट है या हमारे पास कोई भी ये कपड़ों का सेट है या ये बर्तनों का सेट है। इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ सेट का वर्ड एसोसिएट होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिकली स्टडी करेंगे कि सेट बेसिकली मैथ में सेट किसे बोलते हैं। तो अगर मैथ्स में देखा जाए तो सेट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। के पहली बात तो ये क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन होने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई सही सी कलेक्शन, ये ना हो कि आप लोग मुख्तलिफ ऐसी चीज़ की कलेक्शन कर लो कि जिसको काउंट भी हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी जो और होगी किसकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अलग अलग, एक नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक करली ब्रैकेट से। मुझे करली ब्रैकेट्स लगाना थोड़ा टफ लगता है और इतनी खास अच्छी आती भी नहीं है, तो आप सही से लगाना। तो ये करली ब्रैकेट्स को शो करता है। अगर हमने ये कहना हो कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, इस तरह करके। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 3 नंबर्स हैं या ABC 3 नंबर्स हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, ये सेट है हमारे पास, A B और C, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब A B और C जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, आपस में एक जैसे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने लिखा हो A और C, ठीक है, इस ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, बिल्कुल कोई भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि A और इस A में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक ही दफ़ा अगर A और C लिख दिया जाएगा तो काम ठीक है। तो इस डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि तीनों एलिमेंट्स से 3 से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे आपस में डिफरेंट हों, चेंज हो, एक जैसे नहीं आ सकते। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दूसरी बात, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम इस करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और मोस्टली इसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ABC के, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इसको डीपली स्टडी करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि इसके होते हैं 3 तरीके डिस्क्राइब करने के, किसी सेट को लिखने के, बताने के 3 तरीके हैं। सबसे पहली फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब कुछ डिस्क्राइब करने से रिलेटेड होगा। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है हमारे पास टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर का वर्ड आपके न्यू होगा। और एक होती है सेट बिल्डर नोटेशन, ये भी आपके लिए न्यू होगी और ये थोड़ी सी बच्चों के लिए टफ भी होती है, 9th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि आपने डिस्क्राइब कर दिया उर्दू में या इंग्लिश में, सिर्फ वर्ड्स में लिख दिया कि हमारे पास एक इस तरह का सेट है। ठीक है, जैसा कि मैं लिख दूँ अगर सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, हमारे पास एक सेट है सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, तो ये होगी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कि सिर्फ हमने इसको इंग्लिश के वर्ड्स में कुछ कर लिख दिया और तो हमने इसका कुछ नहीं किया। हाँ, अगर इसी की मैं टैबुलर फॉर्म बनाऊंगी, टैबुलर फॉर्म का मतलब ये होगा कि जो हमने डिस्क्रिप्टिव में वर्ड्स में लिखा है उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, आप उसको इस तरह लिखो कि वो जो चीज़ है उसको सेट की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ये देखो, अब ये वही इंग्लिश वोवल्स ही हैं और उनका सेट ही है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से हमने उन वर्ड्स को लिख दिया है जो शो कर रहे हैं कि ये सेट ऑफ वोवल्स है। अब एंड पे जो बात आती है ना, वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन जो होती है वो इस स्टेज पे थोड़ी टफ लगती है और होती भी है थोड़ी बहुत। तो ये किस तरह से होती है, इसमें ना कुछ हमारे पास होते हैं अलामतें होती हैं या सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंबल यूज़ होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग, कि किसी चीज़ से बिलोंग करना या किसी चीज़ का होना, मुनासबत जो होती है। ये जो साइन होता है ये होता है एंड का। ठीक है, ये बिलोंग और ये एंड वाला साइन तो बहुत यूज़ होने वाला है। और ये जो साइन होता है जब के, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना जब के, इस तरह करके कोई साइन होता है। और ये जो होता है एंड का होता है या इसको और बोलते हैं उर्दू में। तो ये 2-3 साइंस हैं, सिंबल्स हैं, इसका पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। हम लिखते हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है, किस तरह का सेट है, एक्स जबकि एक्स,
ठीक है, ये लाइन लगाने के बाद हम ये कहेंगे कि x जब के बाद ये होगा कि हम इस x, ये x क्या है, ये x क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इज इंग्लिश वोवल सेट, या हम ये कह देंगे कि इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये वोवल है, ये वाला जो भी x होगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेट में वोवल्स हैं वो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को भी, ई को भी, आई को भी और यू को भी। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको कलेक्ट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा कि डिस्टिंक्ट हमारे पास कलेक्शन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। इसको 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि आपने जो भी आपका कोई सेट है उसको वर्ड्स में इंग्लिश में आपने लिख देना है। दूसरी बात टैबुलर फॉर्म जो होती है, आपने जो भी वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको आपने डिजिट्स की सूरत में, हिंसों की सूरत में लिखना होता है। और आखिर जो है सेट बिल्डर नोटेशन, वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ खास आइडिया हुआ नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल थी, हम थोड़ी सी टफ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपको नीचे सेट गिवन है ना, आपने उसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी है इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए। इससे भी ज़्यादा और कोई सिंबल्स होंगे उनको भी आपने इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, नहीं, क्या ये टैबुलर फॉर्म है, यस। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन नंबर 1 का कि आपको कोई ना कोई टैबुलर फॉर्म गिवन होगी और टैबुलर से आपने जाना है सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो आपको ये आ भी जाएगी। तो सबसे पहले जो इसमें कॉमन चीज़ होती है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने एक्स के बाद एक लाइन जो है वो ज़रूर लगानी होती है। उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स को यूज़ करके इसको डिस्क्राइब करना है। जो सिंबल्स जो हैं वो ये शो करवा दे कि हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये कुछ स्क्वायर टाइप बन रहे हैं कि जैसे 4 है, 9 है, 16 है, कि ये स्क्वायर्स हैं नंबर्स के। स्क्वायर लेने के बाद सेट बना के रखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, हम लिख सकते हैं कि x, जबकि x बेसिकली किसी न किसी नंबर का स्क्वायर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो नंबर है जिसका ये स्क्वायर है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हम इसको रियल भी लिख सकते थे लेकिन रियल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रियल में पॉइंट्स वाले या 0.1, 0.2, 0.3 ये भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब पॉइंट्स में कोई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वैल्यू कोई भी पॉइंट्स में नहीं है, तो हमने लिया नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि होल नंबर क्यों नहीं, क्यों कि इसमें 0 भी नहीं है, तो इसलिए हमने ध्यान से देखते हुए नेचुरल नंबर ले लिया है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट होते हैं लेकिन हम सारे नहीं ले सकते, हम इस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। हम लास्ट नंबर देखते हैं 484 जो है वो किसका स्क्वायर बनता है, तो वो है 22 का। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करता है लेकिन इस पर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि ये 1 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको देखो कि हमने क्या किया है, हमने जो भी चीज़ हमें टैबुलर फॉर्म में गिवन थी हमने उसकी सेट बिल्डर नोटेशन बनानी थी। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो जो फॉर्म गिवन है ना, आपने देखना है क्या वो किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, क्या वो किसी चीज़ की पावर लेने से आ रहा है, क्या उसमें कोई सीक्वेंस है मल्टीपल्स का या फैक्टर्स का, तो उस हिसाब से आपने करना है। सबसे पहले आपने कहा कि x, जबकि x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर है। क्यों कहा स्क्वायर है, क्योंकि ये नंबर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, इस तरह। और आखिरी नंबर हमने देखा वो भी 22 का स्क्वायर ही था। तो हम दूसरी बात स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने इस n को कहा कि ये कैपिटल N से या नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग, होल नंबर क्यों नहीं है, रियल नंबर क्यों नहीं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स इनफिनिट होते हैं लेकिन हमारे पास जो सेट है ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इस पे हमने ये देखा कि लास्ट नंबर जो है वो किस नंबर का स्क्वायर लेने से बन रहा था, तो वो 22 था। तो हमने 1 से स्टार्ट कर 22 पे जाके रुके। ठीक है, अब हमारे पास इसके दरमियान से कोई भी अगर हम नंबर उठाते हैं n जो होगा जिसका हम लोग स्क्वायर ले रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसके दरमियान से लेती हूँ 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, वेरी गुड। मैं इसके दरमियान से ले लेती हूँ 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, वो भी उसमें पड़ा हुआ है। तो ये होती है, इस तरह हमने टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर नोटेशन पे आए हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि वो भी तकरीबन
सेम ही है। सेम होने का मतलब यह है कि यहाँ वाली चीज़ जो है थोड़ी बहुत चेंज होगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैं उर्दू में जिनको हम लोग बोलते हैं जुफ्त अदाद, और वो लिखे हुए हैं 256 तक। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है सेट बिल्डर नोटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद एक्स और ये वाली लाइन लगा लेनी है। अब आगे हम स्टडी करते हैं कि किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। अब देखा जाए तो ये असल में 2 का टेबल है, लेकिन हम ये तो नहीं लिख सकते कि इट इज़ 2 कि एक्स जबकि एक्स इज द टेबल ऑफ 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इस तरह हम आगे से आगे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर में समथिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं x जबकि x इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ठीक है, अब वही हम जो उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं वो लगाएंगे। वही बात कि n किससे बिलोंग करेगा? होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, वे हम लेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सेकेंडली, और इस पे जो अगली रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है वो क्या है? वही बात कि सेट फाइनाइट है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन में जो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन आएगी वो पे फाइनाइट ही आनी चाहिए, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या है? 8 था, तो हम इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं कि हमारे पास ये जो n है ये 1 से बड़ा और 8 से छोटा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड को देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अगर आपने स्टार्ट करके लेक्चर्स लिए हुए हैं जो नंबर से रिलेटेड है, जिसमें है 0, ठीक है, +-1 +-2 और चलते जा रहे हैं +-1000 तक। ठीक है, इसको हमने बनाना है सेट बिल्डर नोटेशन में। इसको देखने के बाद ही आपको जो क्लिक हुआ होगा दिमाग में वो होगा कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, और है भी ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x, जबकि x जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, यानी कि ये सारे नंबर इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ऐसा ही है ना। और को हम किस तरह डिनोट करते हैं? एंड का साइन ये है। x पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है, ये फाइनाइट सेट है, 0 से -1000 से लेके 1000 तक है। ठीक है, 0 से 1000 तक नहीं है, -1000 से 1000 तक है। तो हम लिखेंगे कि x हमारे पास -1000 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव के 1000 तक जाता है। ठीक है, क्या करना है? हमने सिर्फ ये देखना है कोई सीक्वेंस बन रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई नंबर बन रहा है, किस तरफ हमारी गेम जा रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे पास 2 का टेबल था, अब हमारे पास है 6 का टेबल। ठीक है, 18 और आगे है बात 120 तक। वैसे तो 6 का टेबल आपने सिर्फ 60 तक ही पढ़ा है, लेकिन ये मतलब ये कहने का है कि ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, कि ये सारे नंबर 6 को हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाएं, डिफरेंट डिजिट से, तो ये हमारे पास आते जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये है 6 के मल्टीपल। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को शो करने का तरीका ये होता है कि हम उस नंबर के साथ, लाइक अगर 6 के मल्टीपल हैं तो 6 के साथ हम किसी डिजिट को करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि x, जबकि x इज इक्वल्स टू 6n, कि 6 के साथ कोई भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये नंबर बनेगा। अब हमें अगर इस पर कोई ऐसी कंडीशन फिट कर दें कि आंसर सिर्फ यही आए, ठीक है, तो इस पर कंडीशन फिट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हम n ले रहे हैं वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये होगी कि n हमारे पास 1 से लेकर 20 तक होगा, क्योंकि जैसे ही हम 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120 आ जाएगा, लास्ट नंबर। ये वाली जो कंडीशन होती है ये आपने इसका फर्स्ट नंबर देख के और इसका लास्ट नंबर देख के लगानी होती है। मैंने लगाया कि फर्स्ट नंबर 1 है, जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो मुझे मिलेगा फर्स्ट वाला आंसर, जैसे ही मैं यहाँ पे 20 पुट करूँगी मुझे मिलेगा लास्ट वाला आंसर, ऐसे ही होगा ना। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं कि पेपर में आप लोगों को यही है, क्वेश्चन चेंज भी आ सकते हैं और जाहिर है चेंज ही आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से है, हमारे पास काउंटिंग ही 100 से स्टार्ट हो रही है, 100, 100, 02, 100, 04, और ये भी एक फाइनाइट सेट है 400 तक। इसकी भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है जैसे हम पहले लिख रहे थे। पहली बात कि वही कर्ली ब्रैकेट के साथ x, जबकि
x लिख लोगे। अब अगली बात देखने वाली ये है कि हमारे पास पहला डिजिट 100 था, अगला उसमें 2 प्लस करने से आया, उससे अगला उसमें और 2 प्लस करने से आया। इसका मतलब क्या है कि अगला डिजिट यहाँ पे 106 था कि हमने 100 के बाद 2 प्लस करते जाना है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 100 + 2, ठीक है। अगर मैं 100 + 2 लिखती हूँ तो सिर्फ मेरे पास ये नंबर आएगा। मैं साथ लिख देती हूँ n, क्या होगा n पे वही कंडीशन लगाएंगे कि n कैपिटल N से बिलोंग करता है या n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर इस पर एक और कंडीशन लगाएंगे, पहला डिजिट देखो और आखिरी देखो। अगर मैंने 100 + 2n से 100 बनाना है तो सॉरी ये फिर नेचुरल नंबर से नहीं होगा, इसको होल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा, मैंने फर्स्ट डिजिट 100 बनाना है। अगर मैंने ये 100 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2n को 0 करना पड़ेगा। 2n को 0 करने का तरीका सिर्फ हमारे पास एक ही है, क्या कि हमारे पास ये जो n है ये 0 हो जाए, ऐसे ही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये होल नंबर से बिलोंग करता है तो हमारे पास इस पर कंडीशन क्या है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट नंबर है 400, तो 400 किस तरह आएगा, अगर हम लोग इसमें अब इसके अंदर करते हैं 150, n की जगह मैं लिखती हूँ 150, तो 150 जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 और प्लस ये 100 होके हमारे पास 400 आ जाएगा। तो ये लेस देन होगा 150 से, ठीक है। तो ये इस पर सेकंड कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी थी। देखो मैंने यहाँ पे भी नेचुरल नंबर लिख दिया उसी फ्लो में कि हम पहले नेचुरल नंबर ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मुझे पहला डिजिट बनाना है उसके लिए मुझे ये वाली टर्म 0 करनी पड़ेगी, और ये टर्म 0 करने के लिए n 0 होना चाहिए। और n 0 कहाँ पे होगा, हमारे पास होल नंबर्स में। वैसे रियल्स में इंटीजर्स में भी है, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव नंबर्स को यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए हम लोग अपनी आसानी के लिए ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जिस तरह ये था 2 पावर n, तो इसी तरह वो होगा 3 पावर n या 4 पावर n, इस टाइप। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। और उसके बाद 6 के बाद अगर हम 8 वाले क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसकी तरह है 6n, तो आप उसको 6n की जगह पे वहाँ पे 5n आएगा। तो आपने वो 2 क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, अपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। तो आगे चलते हैं, इसके आखिरी 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 7वां क्वेश्चन ये आता है। 7वां क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। 7वें क्वेश्चन में हमारे पास कुछ काउंटिंग दी हुई है और उसका सीक्वेंस देखने में तो कुछ अजीब ही लग रहा है। 4 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ठीक है। ये बिल्कुल अजीब सी चीज़ है कि 1 2 3 नहीं है, 4 1 2 3 नहीं है, 4 5 है। अगर 3 होता तो 5 तक काउंटिंग हो जाती है, लेकिन 5 के बाद डायरेक्टली 10 है 20 है, कोई भी अच्छा सा सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो हमने इस वाले ये ना, हम अब ना ये कोई स्क्वायर है, ना किसी चीज़ की पावर बन रही है, ना ये कोई नंबर है, ना मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और ना ही इस तरह कोई एडिशन से आ रहा है। तो ये कोई न्यू थिंग है। न्यू थिंग होने का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें कोई हमारे पास और लॉजिक हो। तो लॉजिक क्या है इसमें हमारे पास कि ये सारे नंबर्स अगर देखा जाए तो 100 के फैक्टर्स हैं, मल्टीपल और फैक्टर्स। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना। अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका ही अलग से वीडियो बन जाएगी। ये सारे के सारे हैं 100 के फैक्टर्स। 100 के फैक्टर्स का मतलब क्या मतलब है कि 100 को कर रहे हैं डिवाइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में कि x, जबकि x इज़ फैक्टर ऑफ 100 लिख लो, या ये लिख लो कि डिवाइजर ऑफ 100 के ये सारे के सारे नंबर 100 को करते हैं डिवाइड, ठीक है जी। उसके बाद 9th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत आसान है। इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं। और आप सब पहले क्या हो रहा था कि हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म गिवन थी और हम सेट बिल्डर नोटेशन बना रहे थे। आखिरी जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा एक्सटेंशन होती है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उन्होंने कहा दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, और इंटीजर, और उस पर एक लगा दिए शर्त कि वो सिर्फ होंगे बिटवीन -100 से 1000 के दरमियान। ये हमें एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, इससे हमने बनानी है सेट बिल्डर नोटेशन। तो डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर नोटेशन बनाना इज रेदर एन ईजी टास्क। कि हमने क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगा ली x, जबकि x भी लिख लिया। इंटीजर्स वाला ये इस तरह वाला काम हमने पहले यहाँ किया है। देखो हम वैसे लिखेंगे कि बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड क्या कंडीशन है x पे अब ये कि ये -100 से 1000 तक है।
तो ये कंडीशन थी। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या है इसमें, सिर्फ ये है कि आपको एक टैबुलर फॉर्म गिवन है, आपने उस सेट बिल्डर नोटेशन में आना है, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, आपने उस सेट बिल्डर नोटेशन में आना है। क्या करना पड़ता है उसके लिए, आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि इसमें क्या हो रहा है, कोई सीक्वेंस बन रहा है, कोई फॉर्मूला है, किस चीज़ की पावर है, मल्टीपल है या फैक्टर है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं और आपको आसानी से जवाब मिल जाता है। जैसा कि ये एक मल्टीपल का क्वेश्चन था और ये एक फैक्टर वाला था, तो इनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।